गौरांश। Recording in progress. ओके देखो इधर लास्ट क्लास में हमने यहां तक डिस्कशन किया था। हम थोड़ी देर के लिए सुपरपोजिशन पढ़ने के लिए एसएचएम पे चले गए थे कि अगर ये है A1 साइन, जल्दी बैठो बेटे, ओमेगा टी, और ये एक दूसरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। गौर से समझना एक एक चीज ढंग से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेजर मेथड। इस फेजर मेथड को मैं फिलहाल सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, एक ऑब्जेक्ट है, आप अपना इमेजिनेशन भी चलाओ उस तरीके से, ये खाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मत देखो। एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उस पे कोई तो उठा ले बेटे रीस्टोरिंग फोर्स लगाया, उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो पार्टिकल A1 एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, और किसी भी जनरल टाइम पे उसका फेज है ओमेगा टी। हटा लिया वो फोर्स, मैंने पार्टिकल पे दूसरा फोर्स लगाया, ठीक, सब वैसे ही, मतलब दूसरा फोर्स लगाया और मैंने दूसरे पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व किया, तो दूसरा पार्टिकल भी सेम फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहा है। यहां पे तो वो वेवलेंथ वगैरह बात करेंगे नहीं, फिलहाल तो हम एसएचएम में है। दूसरे फोर्स की वजह से भी पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड अलग है और फेज अलग है, इन दोनों के बीच में पाई बाय 3 का फेज डिफरेंस है। अब अगर सिचुएशन इज कि मैंने उस ऑब्जेक्ट पे ये दोनों फोर्सेस एक साथ लगा दिए, ठीक है, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ टू रिस्टोरिंग फोर्सेस। एक वो फोर्स जो ऐसे एसएचएम कराना चाहता था और एक वो फोर्स जो ऐसे। तो अब ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो दो कॉन्सेप्ट हमें पता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट जोड़ दो या वेक्टोरियली, इनसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब आप कहोगे कि उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट आई कैन राइट y1 प्लस y2। नेट डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं y1 प्लस y2, बट अब उस पार्टिकल का मतलब दिस कैन बी रिटन एज A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये आप लिख सकते हो। आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, वो डायरेक्ट मतलब अलजेब्रिकली ऐड कर दो जैसे मैंने यहां किया, या वेक्टोरियली ऐड कर दो। एक फोर्स की वजह से एसएचएम एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा था, दूसरे फोर्स की वजह से वाई एक्सिस के अलोंग, अब नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है काव्या बेटे, कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा एसएचएम का सुपरपोजिशन हो रहा है, तीन भी हो सकते हैं, कोई y3 भी हो सकता है, तो अब उस पार्टिकल का अगर तुम्हें किसी भी टाइम पर नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड कर दो। ठीक, यहां हमने डायरेक्ट ऐड किया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, बट एम्पलीट्यूड अगर तुम्हें चाहिए उस पार्टिकल का, उसे फेजर मेथड से जोड़ोगे। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एक को, कल वाली क्लास में हमने उन्हें गोल गोल घूमते दिखाया था, अब उसी का सिंप्लीफाइड, भाई वो गोल गोल घूम रहे हैं दोनों वेक्टर्स, वो A1 रेडियस का वेक्टर और A2 रेडियस का वेक्टर गोल गोल घूम रहे हैं। सो टेक अ कन्वीनियंट डायग्राम नाउ, जब A1 ऐसे है, घूमते घूमते ऐसे आया, ये गोल गोल घूम रहा है ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कल जो मैंने पिछली क्लास में डायग्राम बनाया था दैट वाज एट जनरल टाइम t। ये मैंने एक खास, क्योंकि मुझे तो खाली मतलब है इनके बीच के एंगल से, ये ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे, उससे मुझे क्या करना। ठीक है, तो A1 को मैंने ऐसे दिखाया, A2 को मैं दिखाऊंगा इससे पाई बाय 3 एंगल पे, ये मैंने A2 को दिखा दिया, ये एंगल है पाई बाय 3। ठीक है, इनका पैरेललोग्राम मेथड से मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये मुझे दे देगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR, और ये दे देगा रिजल्टेंट SHM का पहले वाले SHM से फेज डिफरेंस, लेट अस से इट इज थीटा। ठीक है,
तो अब यहां से मैं फॉर्मूले से निकाल ही लूंगा, ए आर इज अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस कॉस ऑफ पाई बाई 3, और थीटा भी निकाल लूंगा। थीटा कैसे निकालूंगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये a1 है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन किया, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी पाई बाय 3 होगा ना ये एंगल a2 का a1 से पाई बाय 3 है, तो ये भी पाई बाय 3। tan थीटा कितना आ जाएगा, वही पैरेललोग्राम में जो हम रिजल्ट यूज करते थे, tan थीटा आ जाएगा b साइन a2 साइन पाई बाय 3 अपॉन a1 प्लस a2 cos पाई बाय 3, ये आएगा। समझ आ रही है बात की नहीं, लावण्या याद है नहीं याद है बेटे, दिस इज a2, तो ये परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटे, a2 साइन पाई बाय 3, और ये बेस कितना आएगा, a2 cos पाई बाय 3, सो tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, a1 प्लस a2 cos पाई बाय 3। तो दो या दो से ज्यादा एसएचएम के सुपरपोजिशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स आप डायरेक्ट जोड़ो, वेक्टोरियली जोड़ो या अलजेब्रिकली जोड़ो, डायरेक्शन ऑफ एसएचएम देख लो। एक एसएचएम वाई एक्सिस पे हो रहा है, एक एसएचएम वाई एक्सिस से 30 डिग्री पर हो रहा है, वेक्टर मेथड से जोड़ना इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स को, ठीक है। और उस केस में एम्पलीट्यूड ऐसे फेजर से फिर हम नहीं जोड़ पाएंगे, उस केस में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये फेजर मेथड तुम सिर्फ तभी यूज करना फिलहाल, और हमारे सिलेबस में भी फिलहाल यही है, जब दोनों एसएचएम का डायरेक्शन सेम है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे ढूंढेंगे, फेजर मेथड से। ओके, उस दिन जो मैंने डायग्राम बनाया था सर्कल वाला, ये वही है। तुम इस पूरे डायग्राम को ओमेगा टी घुमा दो तो वही डायग्राम आ जाएगा। A1 का एंगल आ जाएगा एक्स एक्सिस से ओमेगा टी, A2 का ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो दिस इज फेजर डायग्राम। यहां पे हम इन एसएचएम करते हुए पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड को वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं और उनके फेज को एंगल। दिस इज फेजर डायग्राम, ठीक है। एक बार फिर से नोट करो इसे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ऐड करो, एम्पलीट्यूड्स को फेजर मेथड से। ये मत कहना कि सर इस पार्टिकल का अब ये दोनों सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होगा क्या, नो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुम यहां से निकालोगे। ओके, आगे आ जाओ समझ बेटे, इधर जगह है। आ जाओ इधर, अनंत भी शिफ्ट हो जाओ बेटा अंदर, यहाँ बाहर आ जाओ, तुम्हें भी किनारे बैठना है तो। अब चेन बंद कर ली मैंने, टोका तो है ना, बाहर पूरा खुले में घूमते आ रहे थे, चेन पूरी खुली हुई, अब चेन बंद, फायदा क्या। अब तो साथ में मोटू बैठा है, रेडिएशन छोड़ रहा होगा, ई सिग्मा ए टी पावर 4। क्यों विनायक, स्टीफेंस लॉ फॉलो करते हो नहीं करते हो तुम, तो करोगे ही ना। और तुम्हारा जोश कैसा है, फुस हो गया 15 घंटे का, 5 घंटे पे आ गया कि 5 भी नहीं, बन रहा है, कब तक बन जाएगा, 2 महीने लगेंगे। नोट करो बेटे जल्दी, अनंतवीर श्वेया वीडियो कैमरा ऑन बेटे प्लीज। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स नोट करो, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं। अनंतवीर श्वेया, right, in superposition of two or more SHM, in superposition of two or more SHM, सोया बेटे वीडियो कैमरा ऑन करो, आप सुन रहे हो मेरी आवाज की नहीं।
in superposition of two or more SHM, instantaneous displacements लेट क्यों इतना बेटे, can be added directly or vectorially, can be added directly or vectorially depending on the direction of their motion, depending on the direction of their motion, but भूषण जी ठीक है, but their amplitudes must be added by phasor method. Their amplitudes must be added by phasor method. ठीक है, फंडामेंटल्स को समझना। सेम हम वेव्स एंड साउंड इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी यूज करेंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन आया, ये एक SHM है 10 साइन ओमेगा टी, ये एक दूसरा SHM है 15 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये एक तीसरा SHM है, लेट्स से इट इज अगेन 10 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। क्वेश्चन कहता है ये तीनों SHM सेम डायरेक्शन में हो रहे थे, अब उस पार्टिकल पे मैंने वो तीनों फोर्स एक साथ लगा दिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सीधा आएगा अगर ये तीनों SHM का सुपरपोजिशन हो गया, मतलब ये है कि उस ब्लॉक पे अब वो तीनों फोर्स जो ये SHM करा रहे थे एक साथ आ गए, तो अब उस रिजल्टेंट ब्लॉक के SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि तीनों SHM सेम डायरेक्शन में है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हम वो फेजर मेथड यूज करेंगे। सो फेजर मेथड से हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं। आप कहोगे सर इसको मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वैसा ही बनेगा, बस वो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, डायग्राम ने वैसा ही बनना है। मुझे मतलब है इन तीनों के बीच के एंगल से, इन तीनों का खुद का एंगल एक्स एक्सिस से क्या है उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसको मैंने रेफरेंस पे लिया, ये मैंने इसका एम्पलीट्यूड दिखा दिया 10, ये ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे आगे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो इसके एम्पलीट्यूड को हमने इधर दिखा दिया, दिस इज 15, और ये एम्पलीट्यूड हमने दिखाया 37 डिग्री पर, दिस इज 10 एंड दिस एंगल इज हाउ मच 37। अब तुम्हें वो पैरेललोग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रीट देम एज 3 वेक्टर्स और इनका रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, ये एंगल क्या आएगा, तो ये इसका कंपोनेंट करो, आजा बेटे, 10 cos 37, 10 cos 37 कितना आएगा, 10 cos 37 8, cos 37 इज 4/5, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 18, 10 प्लस और इसका 10 sin 37 आएगा 6, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, बिल्कुल वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। इन SHM के एम्पलीट्यूड्स को आप बिल्कुल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट करोगे। ठीक, तो रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड आ जाएगा ये √18 स्क्वायर प्लस, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 18 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, ये एंगल आप कैलकुलेट कर लोगे थीटा। तो अगर ये तीनों का बेटे सुपरपोजिशन हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3, तो वो आ जाएगा दैट ए रिजल्टेंट साइन ऑफ, ये रेफरेंस ले रहा था ओमेगा टी फेज, तो इसका फेज क्या होगा ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट्स ऑल। तो ये तीनों SHM अगर सुपर इंपोज हुए तो रिजल्टिंग पार्टिकल उतनी ही फ्रीक्वेंसी से SHM करेगा। मेरी बात गौर से सुनना, ये फेजर मेथड तभी यूज करना जब वो तीनों SHM की फ्रीक्वेंसी सेम थी। लावण्या फ्रीक्वेंसी अलग हुई फिर क्या होगा, मान लीजिए बेटे ओमेगा 1 हुआ, ये ओमेगा 2 हुआ, फिर क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी अलग हुई तो ये फेजर वो जिस रेट पर घूम रहे हैं ना, ये ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ही तो घूम रहे थे। अभी क्या था, ये A1 था, ये A2 था,
दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे थे ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल बदल नहीं रहा था, यानी फेज डिफरेंस वाज फिक्स। अब मान लो ओमेगा बड़ा है तो ये रोटेशन ऐसे होगा ऐसे, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस अब टाइम के साथ बदलेगा, तो मैं फेजर मेथड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। ये फेजर मेथड में एसएचएम में तभी लगाऊंगा जब उन सब की मुझे फ्रीक्वेंसी सेम दिखेगी। ठीक है, नोट करो एज अ क्वेश्चन। 3 एसएचएम है, उनका सुपरपोजिशन हुआ तो हमें रिजल्टिंग एसएचएम का एम्पलीट्यूड और फेज बताना था। अरे यार क्या सी बातें कर रहा है, tan थीटा इज 21/18। जागा नहीं अभी तू नींद से? नहाया भी नहीं तू? आज वंश वाली आदत आ गई तेरे में। वो देख नहा धो के एकदम मस्त, किधर गया? वो बैठा है, झूठ बोल रहा है वैसे वो। मतलब रोज टाइम से आते हो तुम? टाइम से आते हो और तुम्हारा ये असर्शन रीजन अब ये उस पे लग गया, हेंस लक्ष्य को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खुश है आज। नोट करो इसको, tan थीटा कितना आएगा भव्या? अरे 21/18, ये 21 है बेटा, ये 18 है। जागो बेटे, तुम लोग पता है सब इतने अच्छे बच्चे हो, प्रॉब्लम इज फोकस नहीं है। बैठे वहां रूबिक्स क्यूब खेल रहे हैं, अरे इधर दिमाग लगा ले, v इक्वल टू रूट टी बाय में बताया नहीं जा रहा तेरे से। सर फॉर्मूले नहीं, मैं वैसे बादशाह हूं एकदम, कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, याद होना चाहिए सब। फिर लक्ष्य को मजा आ रहा है बड़ा। टेस्ट में इसीलिए नंबर कटते हैं तुम लोगों के। 19 तारीख, उसके बाद 19 को संडे है ना, 20, मतलब फिर यही कर डिस्कस कर रहे थे आज, वैसे फाइनल कर देंगे। तुम लोग का एक दिन क्लास होगी, एक दिन छुट्टी, एक दिन टेस्ट, फिर एक दिन क्लास, फिर एक दिन ऑफ, फिर एक दिन टेस्ट। और कुछ बच्चों के होंगे सब्जेक्टिव टेस्ट, और तेरे तो बेटा मैं सब्जेक्टिव ही कराऊंगा ब्रह्मैर। तू नहीं बोल रहा था ना फॉर्मूले मुझे। सब्जेक्टिव टेस्ट एक एक 3 घंटे का टेस्ट होगा, जेई मेन पैटर्न का कुछ बच्चों का, लिमिटेड बच्चों का ही 10-12 का ही होगा बस जेई मेन का, बाकी सब सब्जेक्टिव टेस्ट ही दो। प्रैक्टिस करो अच्छे से। अनुष्का गुस्से में मत देख बेटा, तू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे देना। सब्जेक्टिव तुम लोग संभाल लोगे, लावण्या संभाल लेगी, सब अपने आप कर लोगे ना। रिवाइज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, सिग्निफिकेंट प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल प्रोजेक्टाइल, बस इतनी देर में हो गया काम, मैं वेट करता रहूं तेरा? हाँ भूल गया, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भूल गया, मैं कोई नई चीज थोड़ा ना बोल रहा हूँ। नोट करो जल्दी, तू भी सब्जेक्टिव ही देगा, हम बता देंगे कौन सब्जेक्टिव देगा कौन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाँ सब्जेक्टिव ही। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, एक दिन क्लास करो, तीनों क्लास कोशिश करेंगे हो, फिर एक दिन टेस्ट दो, एक दिन छुट्टी। छुट्टी मतलब सेल्फ स्टडी करो, हाँ ऑफ कोर्स। सब्जेक्टिव वाला भी एक घंटे का तीनों का होगा, और जेई मेन वाला तो वैसे ही होगा प्रॉपर। बेटा सीधी सी बात है मेरी, जान लो, जितनी प्रैक्टिस घर पे जब करोगे ना, 12वीं में हमने इतने सालों का रिकॉर्ड देखा है, क्लासेस चलती रहती हैं तो वही चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस, वहां भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है जो रेगुलर होते हैं बच्चे प्रैक्टिस। बट वंस क्लासेस मतलब सिलेबस खत्म हुआ, रिवीजन फेज आया, डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो चलो कल से ही, चलो कल से ही। और कुछ एकदम डिसिप्लिन्ड, आज काम है, ये डिसाइडेड है तो आज खत्म करना है। आप जो प्लान बनाओगे अपने कि मुझे आज ये काम खत्म करना है, इतनी देर टिक के पढ़ना है, वो सब ही एंड में रिजल्ट में डिफरेंस लेके आता है। इसलिए इस बात को, इट्स ओके, आपकी ये सख्ती से पढ़ाई हो नहीं सकती है। आप डिसाइड पहले करो कि आई वॉन्ट अ ग्रेट कॉलेज, तो भाई चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जो मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो ठीक है यार, तुम्हारा करियर है, इट्स ओके। यू वांट कि मैं बाद में स्ट्रगल करूंगा, अभी मैं थोड़ा एंजॉय करूंगा, इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी है भाई। और प्रेशर किसी स्टेज पे नहीं लेना है, प्रेशर लेके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हेल्थ क्यों क्या हो गया, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कॉन्सेप्ट ये है क्या, ये बताना क्या चाह रहा है, इस पे बस। मेरे नंबर क्या आ रहे हैं उन सब से बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए। बट नहीं, पढ़ोगे, और कई तो ऐसे हैं पढ़ेंगे भी नहीं मन लगा और नंबर के लिए बड़े परेशान होंगे।
ये तो उल्टा ही काम हो गया एकदम। मन लगा के पढ़ो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप एफिशिएंटली टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते ही ना स्ट्राइक करना कि ऐसे सोचना है, वो प्रैक्टिस, वो थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ लो नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो इसलिए वो सेंगेज बुक पास में रखो, मॉड्यूल भी है, सेंगेज भी है, एसएचएम के करो। शाम वाले बैच के 5-6 बच्चे कर रहे हैं सेंगेज, तुम लोग बताओ एसएचएम सेंगेज काव्या कितनी करे क्वेश्चन? हाँ बताओ, वो खत्म कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज, 70-71 क्वेश्चन है, 3 बच्चे खत्म कर चुके हैं। यहाँ किसने करे खत्म? एक बस, जशन ने, और उसका डिफरेंस भी दिख रहा है फिजिक्स में मार्क्स का। इट्स योर चॉइस। कल बताओ पूरे दिन कितनी देर पढ़ाई करी अपनी घर पे? बोलो, करी 6 घंटे पढ़ाई? फिर ये फर्क है ना, आप इन चीजों पे ध्यान दो। मैं प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो कर रहा? आप प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एकदम ड्रास्टिक भी नहीं होगा कि 100 वाले के 200 आ जाएंगे, बट कुछ तो ग्रेजुअल इंप्रूव होगा। और नंबर फिर भी कम आते हैं, परेशान नहीं होना है, परेशान होके काम करोगे गए काम से। अपने काम करने के उस प्रोसेस पे ध्यान दो। मेरे को इतनी देर पढ़ना है, ये पढ़ना है, उन पे। रक्षिता इधर ध्यान दे बेटा, ठीक है? तो ये समझ गए, 2 या 2 से ज्यादा एसएचएम होंगे सेम फ्रीक्वेंसी के, मैं फेजर मेथड यूज करूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज ढूंढने के लिए, ठीक है? अब इसको वेव्स एंड साउंड में कैसे यूज करेंगे आप देखना, सेम ही है बिल्कुल। वेव्स इस मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। मान लो हमारे पास 2 प्रोग्रेसिव वेव है, A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है मेरे पास। दूसरी है A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये 2 वेव्स है। क्या क्या चीजें इन दोनों वेव्स में सेम है? दोनों प्रोग्रेसिव हैं। जब भी प्रोग्रेसिव वेव होगी, kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx, t माइनस एक्स बाई वी, या x माइनस वी टी, ऐसा टर्म पक्का आएगा। आगे जाके देखना, एक ऐसी वेव भी हमारे सामने आएगी, 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी, ऐसी। इस एक्सप्रेशन में kx माइनस ओमेगा टी वाला टर्म मिसिंग है, नहीं है, तो ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। गिटार की स्ट्रिंग में ऐसी ही वेव जनरेट होती है, ठीक है? तो ये स्टेशनरी वेव है। तो अगर प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव मतलब जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी वेव में ऐसा एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। तो ये दोनों वेव्स किधर प्रोपगेट कर रही हैं? राइट। दोनों का वेवलेंथ सेम है। के को क्या कहते हैं? एंगुलर वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा। दोनों की फ्रीक्वेंसी देखो सेम है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। फर्क बस एम्पलीट्यूड और फेज का है। दोनों का एम्पलीट्यूड फर्क है, ये भी सेम होता है तो बहुत बढ़िया, और दोनों के फेज में फाई का फर्क है। अगर यही आया कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज हुई, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ पे एक रस्सी पकड़ी हुई है मेरे हाथ में, ये मार्कर को आप, मार्कर तो खैर ये सॉलिड ऐसे है, आप एक रस्सी इमेजिन करो, मोटी सी, इतनी मोटी रस्सी है। मैंने क्या किया, उस रस्सी को ऐसे ब्लेड से लेंथ के अलोंग थोड़ा सा काट दिया ऐसे, जैसे ये, तो लेंथ के पैरेलल ऐसे, लेंथ के पैरेलल मैंने इसको थोड़ी दूर तक ऐसे स्लाइस कर दिया। तो ये 2 हिस्से हो गए। दोनों हिस्सों को बड़ी दूर दूर नहीं कर देना, ताकि मैं जब वेव जनरेट करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन फिर अलग हो जाएगा। दोनों, मतलब आपने ऐसे रस्सी कट करके दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से ऐसे, इस तरह से एक मोटी सी ऐसे रस्सी है हमारे पास, ऐसे मैंने थोड़ा सा इसको स्लाइस कर दिया इस जगह तक, 2 हिस्से कर दिए इसके। अब एक को मैं A1 एम्पलीट्यूड से ऊपर वाले की तरह वाइब्रेट करा रहा हूं, एक को A2 से। तो ये दोनों वेव्स आगे जाएंगी, आगे जाके जहां तक तो तुमने स्लाइस किया था वहां तक तो ये अलग अलग है, उसके बाद जंक्शन पे क्या आने के बाद क्या होगा, ये दोनों सुपर इंपोज। आगे वाली जो रस्सी है, ये वाली रस्सी, उसमें वाइब्रेशंस कैसे होंगे? उसमें वाइब्रेशंस इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो आने चाहिए वो। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहेगा नेट डिस्प्लेसमेंट इज y1 प्लस y2। एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब इसको आप पूरे पूरे को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। एम्पलीट्यूड के लिए वही करोगे, A1 को आपने इधर दिखा दिया,
A2 को आपने दिखा दिया इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई। ये तो अब 2 हैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया, 2 से ज्यादा होते तो हम वेक्टोरियली सॉल्व करते, ठीक है। सो इन दोनों के सुपरपोजिशन से, बेटा इतना लेट कोई भी, और फिर तुम लोग यार सुधरते ही नहीं हो, और ये ड्रेस कैसी पहन के घूम रहे हो तुम यार, कितनी बार वही चीज समझाई है मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए रिजल्टेंट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ए रिजल्टेंट आएगा भाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और थीटा यहां से ये ए रिजल्टेंट आ रहा है, तो दिस एंगल इज थीटा, वो वैसे ही निकाल लोगे आप, tan थीटा इज A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो याद रखना दो वेव्स, एसएचएम में आप लगाओ, एसएचएम में बस ये देख लो ओमेगा सेम होना चाहिए, बट यहां पे कब लगाओगे फेजर मेथड, जब दोनों का वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, और दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम, तभी लगाना फेजर मेथड। कल को हम ऐसा भी करेंगे, एक वेव जा रही है राइट को, एक वेव जा रही है लेफ्ट को, एक होगी के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक होगी के एक्स प्लस, ये फिर भी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज ऑलवेज वैलिड, ये तो हम आगे जाके लाइट वेव्स में भी लगाएंगे, लेकिन फेजर मेथड सिर्फ उसी कंडीशन पे लगाएंगे जब दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही है और दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बराबर है, देन ओनली वी यूज फेजर मेथड, ठीक है। ये खाली ये नोट करो, y1 y2 खाली। बातें नहीं, right? When two progressive waves of same frequency, when two progressive waves of same frequency, comma same wavelength, when two progressive waves of same frequency, comma same wavelength and propagating in the same direction, ये सब बातें याद रखना। When two waves of same frequency, same wavelength and propagating in the same direction superimpose, then by principle of superposition, instantaneous displacements can be added directly or vectorially. Instantaneous displacements can be added directly, खाली लिख लो क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन हो रहा है, can be added directly, but for resultant amplitude and resultant phase, we use phasor diagram. Resultant amplitude and resultant phase, we use phasor diagram. समझ आ रही है बात? दो वेव्स है A1 A2 एम्पलीट्यूड की, ये दोनों वेव्स अगर आगे जाके मर्ज हो गई, दो अलग अलग रस्सियां कर दी थी हमने, मर्ज हो गई, तो अब आगे वाली जो मीडियम है, रस्सी है, उसमें वाइब्रेशन कैसा,
तो आगे वाले मीडियम में भी पार्टिकल वैसे ही एसएचएम करेंगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से एसएचएम करेंगे, उतनी ही वेवलेंथ से, बट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बदल गया होगा। ठीक है, जैसे अगर हल्का सा डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो यहां पे ये रस्सी, इसमें ये पार्टिकल A1 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे थे ऐसे, ठीक है, यहां पे ये क्योंकि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऑलमोस्ट पैरेलल ही होंगी। दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा था, A2 था, बट आप पीक से पीक तक की दूरी सेम दिखाना क्योंकि दोनों का वेवलेंथ और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। आगे जाके ये थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दे रहा हूं, यहां पे दोनों का सुपरपोजिशन हो गया। ठीक है, ये वही मैंने ऐसे रस्सी कट करी हुई थी। तो आगे वाली रस्सी में अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा AR, ऐसे इस तरह से वाइब्रेशंस आएंगे लाइक दिस, लेकिन ये जो पीक टू पीक डिस्टेंस है, ये जो यहां था, जो यहां था, वही वहां है। तो दो वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स अगर एक दूसरे से सुपर इंपोज करेंगी तो रिजल्टिंग वेव उन्हीं के जैसी प्रोग्रेसिव होगी, सेम वेवलेंथ होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, फर्क क्या होगा, बस एम्पलीट्यूड और फेज। रिजल्टिंग वेव का पहली वेव से फेज डिफरेंस है थीटा, रिजल्टिंग वेव का दूसरी वेव से फेज डिफरेंस है थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा। वो डिफरेंस है, किसी को भी आगे पीछे बोल सकते हो। इट्स लाइक सर्कल में दो लोग भाग रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हो भाई, तुम कह सकते हो ये मेरे से आगे है और दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे से बड़ा ही ज्यादा आगे है ना, दोनों एक दूसरे को बोल सकते हैं ये मेरे से आगे है, वो मेरे से आगे है, हाँ या ना। सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में तो ऑफकोर्स आगे वाला आगे ही है, सर्कल में तो एनीवन यू कैन के आगे है वो, है ना। दोनों के बीच अगर इतना सा भी गैप रह गया तो आगे वाला कह सकता है यार वो पूरा एक चक्कर लगा के मेरे से इतना आगे हो चुका है। इट्स ओके, तो नोट करो इसको, ये डायग्राम जो, हाँ डायरेक्टली ऐड करोगे इन्हें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स को। अगर मैं कल बोला था एक वेव की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट है 3 mm, दूसरे की वजह से उसी टाइम पे 4 mm था, तो अब नेट 7 mm। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स मैं बार बार आज इस पूरी क्लास में ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, उड़ जाता है सब +2 आते आते तुम लोग के दिमाग से, ध्यान रखो इस चीज को। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स डायरेक्ट जोड़ दो, बट एम्पलीट्यूड्स को फेजर मेथड से। और फेजर मेथड सिर्फ कब यूज करोगे काव्या, जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। अभी अगली क्लास में शायद आएगा दो वेव्स उल्टे डायरेक्शन में आ रही होंगी, मैं फेजर मेथड नहीं लगाऊंगा, बट ये तब भी लगाऊंगा मैं, ये बड़ा जनरल वैलिड है, ये तब भी लगाऊंगा बट फेजर मेथड नहीं। ओके ना, हाँ बेटा तभी तू फेज नहीं, अगर ये कोसाइन में है तो साइन में बदल दे बेटा, हाँ वो π/2 प्लस माइनस करके साइन में बदल दे ताकि मुझे फेज डिफरेंस पता लगे। एक है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, एक है कॉस ओमेगा टी प्लस π/3, तो अब मैं फेज डिफरेंस को ऐसे सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करके नहीं बता पाऊंगा, मुझे कॉस वाले को साइन में या साइन वाले को कॉस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मान ले ऐसे आ गया, एसएचएम पे ही चल लेता हूं, एक एसएचएम आ गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, एक आ गया A2 कॉस π/6 माइनस ओमेगा टी। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस ढूंढने के लिए। ये मत कहना सर इसमें से इसे डायरेक्ट घटा दो, ये कॉस को मुझे साइन में बदलना पड़ेगा और मुझे माइनस ओमेगा टी को प्लस ओमेगा टी करना पड़ेगा। मतलब एक फंक्शन में प्लस ओमेगा टी आ रहा है, प्लस ओमेगा टी, एक में माइनस, तो भी मैं फेज डिफरेंस ऐसे घटा के नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे इसको भी माइनस को प्लस करना पड़ेगा। कैसे करूंगा बताओ गौरांश, ये A2 cos ओमेगा π/6 माइनस ओमेगा टी को मैं क्या करूं बताओ, π/2 ऐड कर दूं, नहीं साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा तो cos थीटा होता है, मैं इसको छेड़ रहा हूं cos वाले को, इसको मुझे छेड़ना है ताकि मैं इसका और इसका फेज डिफरेंस बता सकूं। बताओ भवेश इसका क्या करूं, देख मुझे दो काम, ये cos को मुझे साइन में भी करना है, मुझे माइनस ओमेगा टी हटा के प्लस ओमेगा टी लाना है। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा A2 साइन ऑफ, इस पूरे को थीटा मानो, A2 साइन ऑफ π/2 माइनस दिस दैट इज π/6 माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूं।
साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बस यही सब काम करना है, हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, a2 साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 क्या बचेगा, पाई बाय 3 प्लस ओमेगा टी। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 आ गया। तो इन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस 0 है। वो भी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है, ये भी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है। ओके, तो प्लीज ध्यान रखना, दोनों में ओमेगा टी अगर इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस में होना चाहिए, और ये साइन तो ये भी साइन में बदल के, तब बताओ फेज डिफरेंस। ओके, नोट कर लो इसको, एज अ क्वेश्चन ही नोट कर लो। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एसएचएम। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू एसएचएम। अनंतवीर यार, अब मैं क्लास के बाहर करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा यार। मैं एक बार जब चीज बोल दूं वो फॉलो होनी चाहिए। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, कैजुअल होना है तो कोई फायदा नहीं है। रिस्पॉन्ड करो 1 मिनट के अंदर, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं दोबारा। देखो रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। मतलब मजाक बनाया तुम लोगों ने। एक तो ऑनलाइन फैसिलिटी दी हुई है, कोई बात नहीं यार, आप क्लास अटेंड। ऐड नहीं करना है आयुष बेटे, अनंतवीर को। कल मैं क्लास अलाउ नहीं करूंगा, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म। विनायक ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा स्ट्रिक्ट, वहां पे यूनिफॉर्म में होने चाहिए। करिए, अरे समझते ही नहीं हो, कैजुअल होके आराम से चलो। ओके कोई बात नहीं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है, फॉलो करो उसे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, फेजर मेथड ओनली देन व्हेन, जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, नाउ राइट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अर्जु बेटे इधर आ जाओ, और प्लीज टाइम से आया करो। इतना लेट क्यों? ट्रैफिक इतना, 40 मिनट थोड़ा ना चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक है, 40 मिनट बंदा लेट हो जाएगा। इधर आके बैठो यहाँ। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले। क्या अंदाजा लगा रहे हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से? लावण्या तुम बताओ, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, कुछ समझाओ थोड़ा सा। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव, थोड़ा वर्ड से कुछ डिकोड करने की कोशिश करो। बोल वंश बेटे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अगर वो जो दो वेव्स थी उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर आया 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, देखो दो वेव्स आके मिली, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बना, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई कर देता हूं। डेल्टा फाई उनके बीच का फेज डिफरेंस है। एक है a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक है a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। ठीक, अब अगर कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू है 1, तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2, ये मैक्सिमम है। तो अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं इन फेज, cos डेल्टा फाई 1 का मतलब क्या है, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब
वो जो दो वेव्स आ रही थी ना, तो जब उनका सुपरपोजिशन हुआ तो सुपरपोजिशन में वो दोनों वेव्स की वजह से पार्टिकल्स का एसएचएम सेम वे में हो रहा था, एम्पलीट्यूड अलग अलग था। एक वेव की वजह से पार्टिकल A1 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था, दूसरे की वजह से A2 एम्पलीट्यूड से सेम फेज में, है ना। ये जैसे ये A1 और ये A2 है, तो ये मीन पोजीशन है, ये ऊपर गए, मीन एक्सट्रीम पे एक साथ आए, मीन पे वापस एक साथ, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पे एक साथ, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फिर वापस एक साथ। सो अगर दो वेव्स ऐसी हैं कि उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है या टू पाई इज सेम एज जीरो, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब अगर हम वो डायग्राम फिर से बनाए, तो ये वाली वेव में ऐसे एम्पलीट्यूड अगर A1 था ऐसे इस तरह से, और इसी के साथ बना देता हूं मैं, इसी को ओवरलैप करते हुए दूसरी, आप अलग कलर से भी दिखा दो, दूसरी वाली वेव की वजह से एम्पलीट्यूड वाज A2 ऐसे, ऐसे एम्पलीट्यूड A2 था, ये सॉरी नीचे ज्यादा जाना चाहिए, ऐसे इस तरह से, ठीक है। आप दोनों ऐसे ओवरलैपिंग दिखाना, ऐसे इस तरह से एम्पलीट्यूड था, एक का था A1 एक का था A2, ठीक है। तो जब इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ तो जो आगे रिजल्टिंग मोशन आएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। तो ये आगे आप ऐसे दिखा दो, ये ऐसे A1 प्लस A2 एम्पलीट्यूड, frequency and wavelength will remain same. This is called constructive interference. ये हम लाइट वेव्स में भी देखेंगे, लाइट वेव्स में भी हम देखेंगे, दो रेड कलर की वेव्स आ रही हैं, उनका इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो हमें वहां पे ब्राइटनेस 4 गुना मिलेगी। एक वेव देना चाह रही है इंटेंसिटी आई, दूसरी भी आई, तो रिजल्टिंग हो जाएगी 4i, 4 गुना। क्योंकि अगर एक का एम्पलीट्यूड है A, मान लो इसका एम्पलीट्यूड भी होता A, इसका भी A, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, 2a। एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए एम्पलीट्यूड अगर दुगना तो एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई, दो रेड कलर की वेव्स हैं, जरा दिमाग लगा के मुझे बताना, ये दो रेड कलर की वेव्स हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक। दोनों का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ये अगले साल पढ़ोगे, एक की वजह से एनर्जी थी आई इंटेंसिटी, दूसरे की वजह से आई रिजल्टिंग हो जाएगी 4i। हम तो कहते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ जाएगी, सोचना, आराम से बताना मुझे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज इंटरफेयर करेंगी। इन फेज का मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो, या 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में भी हम देखेंगे ये एनर्जी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, इंटेंसिटी, वो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इंटेंसिटी तो बताऊंगा इसको, ठीक है। नोट करो इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, राइट। in case of constructive interference, in case of constructive interference, the phase difference between the two given waves is zero. The phase difference between the two given waves is zero.
और 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, और 2n पाई, है ना। वो 2n पाई का मतलब 0 ही है, 2 पाई की साइकिल के बाद तो रिपीट ही होना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी मैक्सिमम, amplitude of the resulting wave will be maximum, कितना, a1 plus a2, ठीक है। एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, दिस वी विल सी लेटर, जब एनर्जी वगैरह पे आएंगे। एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस, ये बिल्कुल वेक्टर्स की तरह है, दो वेक्टर्स a1 a2 एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0, याद करो वेक्टर्स में पढ़ा था, ये वेक्टर a1 है, ये वेक्टर a2 है, तो 0 डिग्री एंगल पे रिजल्टिंग मैक्सिमम नहीं आएगा a1 प्लस a2। जैसे जैसे इनके बीच का एंगल बढ़ता जाएगा, यहाँ फेज डिफरेंस, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड छोटा होते 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 180 डिग्री पे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम a1 माइनस a2, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इन दोनों वेव्स, जो दो वेव्स है उनके बीच ये जो कॉस डेल्टा फाई है, ये आएगा -1, यानी फेज डिफरेंस होगा पाई 3 पाई, मतलब एक की वजह से एसएचएम ऐसे उल्टा हो रहा होगा, उल्टा एसएचएम, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, मिनिमम। अगर कोई और फेज डिफरेंस है, लेट्स से फेज डिफरेंस आया π/2, π/3, π/6, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 के बीच में कुछ होगा। भाई जरूरी थोड़ा ना हर बार कंस्ट्रक्टिव ही हो या डिस्ट्रक्टिव हो, एनीथिंग इट कैन बी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो दो स्पेशल केस है, ठीक है। सो राइट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव, DIS ना, E, डिस्ट्रक्टिव, पक्का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होगा, मान लो एक वेव है a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, दूसरी वेव है a2 साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस है पाई का। अब इनका एसएचएम कैसे हो रहा होगा, जैसे एक वेव ऐसे है, लेट्स से ये a1 एम्पलीट्यूड वाली है ऐसे, ये एम्पलीट्यूड ऐसे a1 था ऐसे, लाइक दिस, ऐसे एसएचएम हो रहा था इसका, इट वाज हैविंग एम्पलीट्यूड a1। दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, और इस बार मैं a2 को छोटा ले रहा हूं, तो a2 वाला एसएचएम जब ये अपने पॉजिटिव पीक पे होगा तो वो अपने नेगेटिव पीक पर होगा, a2 ऐसे होगा, बिल्कुल उल्टी साइकिल बनाओगे इस तरह से, ऐसे ये a2 इस तरह से, ये ऐसे नीचे ऐसे, ये ऊपर ऐसे, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तो दोनों अपनी मीन पोजीशन पे एक साथ आ रहे होंगे, मीन पोजीशन पे, समझ गए। तो जब इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2, क्योंकि मैंने ब्लैक वाले को बढ़ा लिया है, a1 को बढ़ा लिया हुआ है, तो रिजल्टिंग a1 माइनस a2 वो इतना सा रह जाएगा, ये ऐसे, रिजल्टिंग एसएचएम ब्लैक वाले की तरह होगा, बट एम्पलीट्यूड विल बी वेरी स्मॉल। और कहीं अगर ऐसा हो जाता कि a1 और a2 होते बराबर, तो रिजल्टिंग मोशन खत्म ही हो जाता। सोचो a1 और a2 का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो ये दोनों के सुपरपोजिशन से रस्सी में तुम्हें वेव दिखाई ना देती, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें रस्सी फ्लैट दिखाई देती, फिर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाता फिर, ठीक है। तो इस केस में ए रिजल्टेंट क्या आएगा, ए रिजल्टेंट को वही लिखोगे √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 a1 a2 cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई को -1 डालोगे तो ये बचेगा a1, ये माइनस साइन ऐसे लगा लो, मतलब a1 बड़ा है तो a1 माइनस a2, a2 बड़ा है तो a2 माइनस a1, ठीक है। cos डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ रही है इस बार, cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, और बाई चांस अगर a1 a2 बराबर है तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 0, मतलब तुम्हें रिजल्टिंग स्ट्रिंग ये ग्रीन वाला एकदम फ्लैट दिखाई देगा, फिर कोई मोशन दिखेगा ही नहीं फिर, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव।
मतलब डिस्ट्रक्ट कर दिया, इन्होंने एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट्स को खत्म करने की कोशिश करी है, और कंस्ट्रक्टिव ने एक दूसरे को और एनहांस करने की कोशिश करी है। ओके, यहां ऐसे लाइट में भी होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। इमेजिन रेड कलर का एक सोर्स है लाइट, रेड कलर का एक सोर्स दूसरा है, अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हुआ तो रेड और रेड जाके तुम्हें स्क्रीन पे ब्लैक दिखेगा। प्रैक्टिकली तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, घर जाके तुम दो बल्ब पकड़ दो, सर बताओ कहां है ब्लैक, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। दो रेड कलर के सोर्सेज ऐसे जाएंगे, रेड कलर लाइट, और पता चला स्क्रीन पे तुम्हें ब्लैक दिखाई दे, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशंस को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बोल बेटे। छोड़ दे, कहां जा रहा है बेटा, रहने दे। इलेक्ट्रॉन कहां से बीच में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वाइब्रेशन। वैक्यूम है, वहां कोई मीडियम ही नहीं है वहां तो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मान ले वैक्यूम में प्रोपगेट, कहां से इलेक्ट्रॉन बीच में तो घुसा रहा है बेटा। इट इज अबाउट वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेड कलर की लाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे थे, है ना। अब वो एम्पलीट्यूड दुगना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का, तो एनर्जी 4 गुना हो गई। इलेक्ट्रॉन बीच में कहां से आ गया बेटा। मान ले मैं ये काम वैक्यूम में कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं वहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है ना बेटा। ठीक है, इट इज समथिंग एल्स, वो +2 में डिस्कस करेंगे। एंड द मोर इंटरेस्टिंग इज जब वो रेड रेड मिलके ब्लैक हो गया, मतलब खत्म, कहां गए रेड कलर, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट खत्म। ठीक, यहां पे जैसे अगर A1 और A2 बराबर, तो तुम्हें रिजल्टिंग वेव स्ट्रेट दिखे, तुम्हें लगेगा रस्सी में वेव है ही नहीं, बट एक्चुअली दो वेव्स है, एक्चुअली दो है, बट दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, आपको रस्सी स्ट्रेट दिखाई देगी। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम A1 + A2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम। बाकी कुछ और बोलेगा हम √A1² + A2² से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ राइट लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे थोड़ा अच्छे से समझना। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ना एक प्रॉब्लम है कि पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी इधर ही प्रोपगेट। वो जो रस्सी वाली वेव को इमेजिन करना आसान है आपके लिए, क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है और वेव आगे को जा रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट होता है और फिर ट्रॉ होता है ऐसे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन। एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें हैं, कौन दोनों, पार्टिकल्स का मोशन भी और वेव का प्रोपगेशन भी। जशन, क्यों डिस्टर्ब, कोई पास में बैठे हुए डिस्टर्ब कर, क्यों उसको ज्ञान दे रहे हो, वो सुन रहा है मेरी बात, गलत बात है ये। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा चाहिए। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड हर तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी। सो व्हाट वी विल डू, इमेजिन एक पाइप ऐसे, उस पाइप के अंदर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, ये मान लो ऐसे, इस तरह से एक ऐसे पाइप है, लाइक दिस, 2 डायमेंशनल व्यू दिखा रहा हूं। इस पाइप के अंदर एयर फिल्ड है पूरी, इस पाइप के अंदर एयर है। उस एयर, अभी अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये सारे एयर पार्टिकल्स हैं, ये सारे एयर पार्टिकल्स, एक तो इतने सारे एयर पार्टिकल्स हैं, और इसका प्रेशर है अभी लेट अस से पी नॉट मैं उधर भी यूज करूंगा, तो पी एवरेज नाम दे देता हूं, एवरेज। और ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस पाइप के अंदर। अभी हर जगह पे प्रेशर कितना है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM लिख देते हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक। नॉर्मली P0 लेते हैं, P0 मुझे आगे कुछ और सिंबल यूज करना है, तो PATM। इस पाइप के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हर जगह पे प्रेशर फिलहाल सेम है, कोई वाइब्रेशन, इनके रैंडम मोशन है, इग्नोर दैट, ये एयर मॉलिक्यूल है भाई, रैंडम मोशन में होंगे, इनकी RMS वेलोसिटी होगी √3 RT/m, उसे छोड़ दो, रैंडम मोशन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मान लो ये सारे एयर पार्टिकल्स अभी अपनी अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ऐसा मान लो। और ये क्या बात हुई सर, होता क्या है,
ये वाला पार्टिकल यहां से हटके कहीं और जाएगा तो कोई और यहां आ जाएगा, और दोनों भाई भाई है, दोनों की शक्लें एक जैसी है, हम कहेंगे कुछ नहीं हुआ, ये यहीं का यही है। ओके, तो रैंडम मोशन को इनके छोड़ दो। रिमेंबर, रैंडम मोशन से ही हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, हीट एंड थर्मो में हमने पढ़ा है, VRMS इज अंडर रूट 3RT/m। रैंडम, मैं कहूंगा गैस एयर का टेम्परेचर बढ़ गया तो रैंडमनेस तेज हो गई है ना, उसको छोड़ो। अभी मार्क कर लेते हैं कुछ पार्टिकल्स, ये यहां वाले पार्टिकल्स ये सारे ले लेते हैं, ये सारे, इन्हें मैं नाम दे रहा हूं x=0 वाले पार्टिकल। λ/4 दूर ये वाले पार्टिकल्स ले लेते हैं, ये x=λ/4। आप कहोगे सर अभी वेव तो है नहीं, लैम्डा कहां से आ गया? मतलब जब वेव आएगी तो वो जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, उतने डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स मैं भी ले रहा हूं। ये पार्टिकल्स अभी अपनी मीन पोजीशन पे हैं, और λ/4 दूर वाले पार्टिकल, तो आप एकदम बढ़िया डायग्राम बनाना। λ/4 डिस्टेंस वाले ये एयर पार्टिकल्स हमने ले लिए, दिस इज x=λ/2। फिर और λ/4 डिस्टेंस वाले पार्टिकल ले लिए, दिस इज 3λ/4, और λ/4 डिस्टेंस वाले ये लैम्डा, और आगे इस तरह से ये और बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, ये λ/4 डिस्टेंस वाले पार्टिकल, दैट इज 5λ/4, और ये लास्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और कितना आ जाएगा ये 3λ/2, और भी आगे पाइप है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स ले रहे हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज, वाइब्रेशंस कैसे करते हैं, यहां पे हम इस पाइप के पास, मैं साइड में दिखा देता हूं, ये ऐसे पाइप है, इस पाइप में ऐसे ये एयर मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स है। आप यहां पे लाते हो एक ट्यूनिंग फॉर्क, खुद नहीं बोलने लग जाओगे ऐसे, क्योंकि आपके गले से जो आवाज आ रही है इट इज अ मिक्स ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वॉइस है ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्स है, और हम तो यहां पे पढ़ रहे हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली ओमेगा, एक ही फ्रीक्वेंसी वाली बीप साउंड आएगी। तो ऐसा नहीं है तुम बोलो सर मैं बोलूं क्या पाइप, मैं साउंड प्रोड्यूस करूं क्या, वो आएगी तो साउंड, बट वो फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का मर्जर होगा। तो हम लेंगे एक ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क। ये क्या होता है जशन? ये इसके जो प्रोंग्स हैं, ये जो आर्म्स है, ये आप फिर YouTube में देखना, इसके लिए YouTube काम के लिए, गाने सुनने के लिए नहीं, थोड़े से सुन लो 5 मिनट 10 मिनट, आप चेक करो ट्यूनिंग फॉर्क 3D डायग्राम, हाउ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, कुछ ना कुछ पक्का दिखाई देगा। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क मतलब बेसिकली समझ लो वो, मतलब मान लो रोटी सेकने के लिए चिमटे जैसा जो पुराने टाइम पे होते थे, वैसा टाइप आप मान लो, चिमटा, समझ रहे हो ना? ठीक है, कई अंग्रेज हो तुम में से, वो अच्छा शाम के बैच में नक्श, ठीक है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या बोलेंगे उसको? ठीक है जो, तो इस तरह से ये दोनों प्रोंग्स है। व्हाट विल हैपन इज, आप इसको रबर पैड पे ऐसे हिट करते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, मान लो लिखा हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क पे 50 हर्ट्ज, तो इसका ये जो ये वाला प्रोंग है, ये वाला जो कह लो आर्म है, ये 50 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अगर 50 हर्ट्ज कम नहीं होता, अगर लिखा हुआ है 100, हिट करोगे रबर पैड पे तो 100, रबर पैड पे उसके सिर पे मत मारना किसी के, वो 100 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब सुनो, जब ये वाइब्रेट करेगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, जब ये आगे जाएगा तो ये एयर को पुश करेगा, यहां पे ये प्रेशर बढ़ाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैं दो तरीके से, बड़े ध्यान से सुनना, ये बस लास्ट टॉपिक है आज का। लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, रस्सी वाली वेव को रिप्रेजेंट करने का मेरा एक ही तरीका था, वाई। वाई क्या था? किसी भी जनरल पार्टिकल एक्स का जनरल टाइम टी पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को दो तरीके से लिखूंगा, किसी भी जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है, या प्रेशर का वेरिएशन। हम देखेंगे जब ये साउंड वेव नहीं थी तो हर जगह पे प्रेशर था PATM, जब साउंड वेव आएगी तो जहां पे एयर कंप्रेस हो जाएगी वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो जाएगा। और जहां गीतांश बैठे, सुनो ध्यान से इधर, यार देखो ना वो साथ में तुम्हारे बैठे हैं, कितने ध्यान से मेरी ओर देख के, तुम खोए हुए हो, लिखने को भी कुछ बोला ही नहीं है मैंने। और जिस जगह पे रेरिफाइड जोन आएगी उस जगह पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से हो जाएगा कम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैं दो वेज में रिप्रेजेंट करूंगा, आरजू कौन से दो? या तो मैं जनरल पोजीशन x पर
जनरल टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, या जनरल पोजीशन x पर जनरल टाइम t पर प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक से ज्यादा या कम वो बताऊंगा। ठीक, तो होगा क्या, ये प्रोंग आगे जाएगा तो यहां प्रेशर बढ़ाएगा तो उन्हें धक्का मारेगा, जब ये पीछे आएगा तो यहां पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो इन एयर पार्टिकल के आगे प्रेशर ज्यादा होगा पीछे कम, तो ये पीछे वापस भागेंगे। आप कहोगे ना सर ये चलो माना ये प्रोंग इसको एयर को धक्का तो मार सकता है, ये खींच कैसे सकता है, जब ये खुद पीछे आएगा तो वहां वैक्यूम क्रिएट, प्रेशर ड्रॉप करेगा, वैक्यूम तो नहीं प्रेशर ड्रॉप करेगा तो एयर पार्टिकल खुद पीछे भागेंगे फिर, क्योंकि उनमें आगे प्रेशर ज्यादा होगा। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन अगर आप चलाओ तो। ठीक, तो अब ये एयर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन शुरू हो गए। अब यहां पे एक साउंड वेव आ गई बिकॉज ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। सो ये सारी साउंड, ये सारे एयर पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी का ये ट्यूनिंग फॉर्क है। जैसे रस्सी में फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड कर रहे थे, हमने पहले पार्टिकल को पकड़ के 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करा रहे थे, तो सब 10 बार। यहां पे इन एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कौन करा रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क। अगर ये 50 हर्ट्ज का है तो ये सारे एयर पार्टिकल 50 बार 1 सेकंड में 50 बार बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मान लो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, गौर से समझना, ये मैंने दिखाया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये मैंने दिखा दिया एस वर्सेस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स एट अ गिवन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स ग्राफ, यहां पे भी वही पंगा है एक्स और टी, तो मैं बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ एट अ गिवन टाइम। ये ग्राफ मैंने ऐसे, ये रेफरेंस के लिए मैं ऐसे ज्वाइन इनको एक्सटेंड कर दे रहा हूं इन्हें फॉर रेफरेंस। गौर से समझना इस डायग्राम को, ठीक है, इस तरह से ऐसे आप भी एक क्लियर डायग्राम बनाना बाद में, अभी समझो इसको। फाइन, व्हाट आई हैव डन, ये मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे ये साइन कर्व लाइक दिस, ये ऐसे ये साइन कर्व बनाया। इसका क्या मतलब है, जिस भी टाइम के लिए ये ग्राफ बनाया गया है उस टाइम पर ये वाले पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये वाले पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है पॉजिटिव साइड यानी आगे। यहां पे ग्राफ में तुम अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिखा रहे हो तो मतलब उस जगह वाले पार्टिकल अपनी जगह से कहां गए हैं, आगे। ये वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पर है, ये वाले पार्टिकल्स अपनी जगह से मैक्सिमम नीचे दिखाया ग्राफ में, मतलब किधर है, पीछे। साइन कन्वेंशन का ध्यान। तो एक बार मैं फिर से नीचे वो पाइप बना रहा हूं ताकि आप देख सको कि किस जगह एयर कंप्रेस है और किस जगह एयर एलोंगेटेड है। ये मैंने पाइप दिखाई है, ये ग्राफ दिखाया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स, ये फिर से पाइप में एयर मॉलिक्यूल, और इस बार मैं खाली ये वाले एयर मॉलिक्यूल्स दिखाऊंगा, ये वाले, बाकी बीच में भी हैं वो नहीं दिखा रहा। ये वाले अपनी जगह पर ही है तो ये अपनी जगह पर दिखा दिए, ये वाले अपनी जगह से मैक्सिमम आगे गए हैं तो इन्हें यहां दिखा दिया हमने, कॉन्टिन्यूस लाइन से दिखा दो आप ऐसे, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ठीक। तो बी वाले अपनी जगह से मैक्सिमम आगे गए, सी वाले अपनी जगह पे ही हैं, डी वाले अपनी जगह से मैक्सिमम पीछे यहां पे। तो ये जो बी सी डी ये कंप्रेशन हो गया, क्योंकि सी वाले बेचारे अपनी जगह पर थे, उनके पीछे वाले ये वाले आगे आ गए और उनसे आगे वाले नेगेटिव यानी पीछे, तो ये जगह कंप्रेस हो गई है, यहां पे कंप्रेशन आ गया है। अच्छा, ये वाले पार्टिकल ई वाले अपनी जगह पर ही है, डी वाले अपनी जगह से पीछे गए और एफ वाले अपनी जगह से आगे, तो यहां पे क्या आ गया, डी ई एफ में क्या आ गया, रेरिफैक्शन। तो ऐसे सिंपल जेई मेन में सवाल आते हैं, आपको ये डायग्राम देगा, बोलेगा बताओ कंप्रेशन कहां है, तो आप कहोगे बी सी डी में क्या है, कंप्रेशन। लॉजिक देखो, सी वाले पार्टिकल अपनी जगह पे हैं, उसके पीछे वाले पार्टिकल तुम दिखा रहे हो पॉजिटिव यानी किधर आ गए, आगे। आगे वाले पार्टिकल क्या दिखा रहे हो, नेगेटिव यानी किधर गए, पीछे। तो सी से पीछे वाले पार्टिकल आगे आए, आगे वाले पीछे गए, तो वहां तो कंप्रेशन आना ही आना है। और ये जोन कैसा है, डीईएफ, ये रेरिफाइड जोन है, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कंप्रेशन, दिस इज रेरिफाइड जोन डीईएफ, ठीक है। नोट करो पहले इसको।
ये किसका रह गया, तुम में से किसी का है? मैं कहूँ कि इस छोटे बच्चे का है, 3rd 4th क्लास की कोई बच्ची है, उसका है क्या? हाथ का साइज बेटे तेरा कितना बड़ा है? एक होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई। ना 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 ना, प्लस मैंने नहीं लिखा, तो फिर मेरी मिस्टेक है, उसको ठीक करो, क्योंकि के एक्स प्लस ओमेगा टी अलग ही केस बनेगा। एक होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। उसको प्लीज ठीक कर लो बेटे। प्लस लिखने का तो मतलब हो जाएगा वो दो वेव्स उल्टेड है, उसमें तो मैं फेजर मेथड बना ही नहीं पाऊंगा बेटा, है ना, वो आगे अभी टॉपिक आना है वो वाला, उसको ठीक कर लेना अगर वो मैंने मिस्टेक से बोल दिया हुआ तो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है समग्र बेटे, अगर वो था ऐसे प्लस कर दिया था, नहीं, के एक्स माइनस ओमेगा टी और दूसरा है ए टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। वो प्लस पाई को तू माइनस पाई भी कर ले, प्लस 3 पाई, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कर लिया ठीक? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ये कौन सी भाषा है तेरी? ऑब्वियसली बोला तूने। हाँ बोलो जी, क्या नहीं समझ आया? कौन? वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहा है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये। जब ट्यूनिंग तो यार, ये वाले पार्टिकल अपनी जगह से आगे भी जाएंगे पीछे भी आएंगे, ये एक गिवन टाइम पर डायग्राम है। उस गिवन टाइम पर ये वाले पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस थे आगे, बी वाले, तो इन्हें आगे कर दिया मैंने। अब टाइम बीतेगा, अब ये वापस आएंगे, मतलब इस जगह पे कंप्रेशन अभी है। आफ्टर हाफ टाइम पीरियड इस जगह पे रेरिफैक्शन, क्योंकि देख क्या होगा, सुन मेरी बात, आधे टाइम इंटरवल के बाद ये पार्टिकल आ जाएंगे नीचे और ये कहां चले जाएंगे, ऊपर, मतलब ये बी वाले आ जाएंगे एकदम पीछे अपनी मीन पोजीशन से, और ये चले जाएंगे आगे, तो यहां पे रेरिफैक्शन। किसी जगह पे अगर अभी कंप्रेशन है तो t/2 टाइम के बाद वहां पे क्या होगा, रेरिफैक्शन। ठीक है भाई, यहां पे बस फर्क ये, यहां पे ये वाइब्रेशंस ऐसे नहीं हो रहे। रस्सी के केस में यही ग्राफ रस्सी की शेप भी दिखा रहा था, बट यहां पे ये ग्राफ कोई पाइप में एयर मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं दे रहा, पाइप में एयर मॉलिक्यूल तो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे हैं। नोट करो, ये ग्राफ में भी बी सी डी कंप्रेशन है, डी ई एफ रेरिफाइड है। जशन अभी क्लियर है कि नहीं? जिस जगह पे अभी कंप्रेशन है उसी जगह पे आधे टाइम इंटरवल कैपिटल T/2 के बाद, और कैपिटल टी कैसे निकालोगे काव्या, ट्यूनिंग फॉर्क को देखकर, ये एयर किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होगी, ट्यूनिंग फॉर्क की। तो तुम्हें n पता है, v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, n लैम्डा। यहाँ पे अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है, v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n लैम्डा। v कैसे निकालोगे हीरो, v कैसे, अब नहीं बातें नहीं, क्यों डिस्टर्ब करी, सीधी सादी बच्ची हो इतनी प्यारी, उसको ना डिस्टर्ब। वो बोल, मैंने क्या सवाल क्या पूछा, देख उड़ गया। आपको मान लो मैं पूछूं काव्या ये वेवलेंथ क्या है, क्रेस्ट से, क्रेस्ट ना नाम दे इसे क्योंकि ये तो ग्राफ है एक्चुअली, ये यहां से कंप्रेशन के मिडिल से अगले कंप्रेशन के मिडिल तक, ठीक, दैट इज वन वेवलेंथ। कैसे निकालोगे, मैंने ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, तो n तुम्हें पता है 50, लैम्डा चाहिए तो v डालना पड़ेगा। रस्सी होती तो v को क्या लिखते, अंडर रूट टी बाय, बोलना आप तो, अंडर रूट टी बाय म्यू, बट ये तो रस्सी नहीं है, v को क्या लिखेंगे, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। इस v को अब हम ये मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा, गामा आर टी बाय एम। एम मोलर मास ऑफ दैट गैस, केजी में रखना उसको, गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट और कैपिटल टी उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट गामा प्रेशर बाय डेंसिटी। ये बिल्कुल आरएमएस वेलोसिटी भी याद करो, आई थी अंडर रूट 3 पी बाय रो, फिर पी बाय रो को आर टी बाय एम लिखा था हमने, भूल गए? आरएमएस वेलोसिटी अंडर रूट 3 पी बाय रो, यार डिराइव नहीं किया था, प्रेशर इज 1/3 रो वी आरएमएस स्क्वायर।
पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, बस अब जरूरत है अब 1 महीने आपने रिवाइज करना है सब अच्छे से, ठीक है। मैं 2-2 चैप्टर के टेस्ट लूंगा, 2 चैप्टर रिवाइज करने के लिए 3 दिन का टाइम आपका सफिशिएंट है। क्लास में आके अपने सारे डाउट क्लियर करो, जो भी डाउट है पूछो, काम दूंगा कुछ, पूछूंगा भी मैं आपसे, और क्लास मिस नहीं करनी है कि हो गया ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दिन ब्रेक है उसमें पूरा रिवाइज करो, अगले दिन टेस्ट दो आके। यस बेटा, बोल बेटा। हाँ, प्रेशर घटेगा ना बेटा, मैं बताऊंगा क्लास के बाद बता देता हूँ, प्रेशर वहां घटेगा। जैसे मान ले ये पार्टिकल अभी आगे गया हुआ है, इसके बाद ये पार्टिकल पीछे क्यों आएंगे, क्योंकि पीछे वाली साइड प्रेशर है कम, आगे वाली साइड प्रेशर है ज्यादा। अभी और जैसा 2-2 का ग्रुप बना लो, एक काम करो डिस्कशन शुरू कर दो बेटा तुम लोग। अभी गौर से सुनो, ये बी वाले पार्टिकल अभी आगे है, अब ये पीछे आएंगे, क्यों, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है, पीछे प्रेशर कम। कंप्रेशन वाली जगह पे प्रेशर ज्यादा है, रेरिफाइड वाली जगह पे कम। गौर से सुनना मेरी बातें। अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वो वही है y इक्वल टू ए साइन, y हटा लिया क्योंकि y एक्सिस की ओर कुछ है ही नहीं है, s यूज कर लिया। s इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल x एट एनी जनरल टाइम t। व्हाट इज s नॉट, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, मतलब ये b वाले पार्टिकल इस वक्त कितना डिस्प्लेस है, s नॉट, ठीक है। b से थोड़ा आगे वाले पार्टिकल कम डिस्प्लेस है, ये s नॉट है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड s नॉट, ठीक है। अब गौर से सुनो, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है तो प्रेशर के वेरिएशन की इक्वेशन होगी पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन है, जेई मेन तक के लेवल पे नहीं चाहिए, एडवांस पे चाहिए, मैं तसल्ली से कराऊंगा आपको इसका डेरिवेशन, एचसी वर्मा बुक में दिया है, आपको इंटरेस्ट है अपने आप देखना एक बारी। व्हाट इज पी, व्हाट इज पी, excess pressure at the general position x at general time t। p क्या है भव्या, रणवीर, excess pressure। मान लो p की वैल्यू आई 2 और ये p एटीएम था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मान लो इसकी वैल्यू आई, या चलो ऐसे वैसे ही ले लो आप, p की वैल्यू थी 1.013 इंटू 10 टू पावर 5। अभी मैं आसान कर देता हूं, चलो मान लो p एटीएम की वैल्यू थी 100, ठीक है 100 थी, वो 10 टू पावर 5 बार बार बोलना पड़ेगा, ये आई 2, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन x पर उस टाइम t पर प्रेशर है 102। वो पीएटीएम 100 है, मान लो ये वैल्यू आई -3, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन x पर उस टाइम t पर प्रेशर कितना है, 100 से 3 कम। ये p बता रहा है कि अब उस जगह पर उस टाइम पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से एटीएम वाले प्रेशर से कितना ज्यादा या कितना कम है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द नेम x। ये निगेटिव भी आ सकता है, और तुम कहोगे सर एक्चुअल प्रेशर निगेटिव का तो कोई तुक ही नहीं है, वैक्यूम होके जीरो हो जाएगा निगेटिव का, ये एक्चुअल प्रेशर नहीं है, ये बता रहा है कि अब उस पाइप में किसी भी x पॉइंट पर t टाइम पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब साउंड नहीं थी तो जो प्रेशर था उससे कितना ज्यादा या कितना कम है। अगर ये पॉजिटिव आया तो मतलब उस जगह पे कंप्रेशन है, क्योंकि अब हम देखेंगे इस कंप्रेशन वाली जगह पे प्रेशर इस नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा है, और रेरिफाइड वाली जगह में प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम है। ऑल्सो ये साइन तो ये कॉस, मतलब डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेरिएशन में π/2 का फेज डिफरेंस है, मतलब जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस है उस जगह पे प्रेशर जीरो आएगा, प्रेशर का वेरिएशन जीरो आएगा, मतलब इस जगह पर बी वाले पॉइंट पर प्रेशर आएगा एटीएम, वो वाला जो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं थी तो था। इस जगह पे कंप्रेशन के मिडिल में प्रेशर आएगा पी एटीएम प्लस पी नॉट। पी नॉट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन, और we will also prove later this P naught is dks naught। ये प्रेशर के वेरिएशन के एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन, B क्या है, बल्क मॉड्यूलस,
बल्क मॉडुलस याद है या कुछ लोगों के लिए ये पुराना हिस्ट्री हो गया होगा, एंशियंट टाइम हो गया होगा इसको? बल्क मॉडुलस माइनस ऑफ डीपी अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। बेटे कम से कम तुम्हें फंडामेंटल्स भी सब अच्छे से याद है ना, तो दैट इटसेल्फ इज वेरी गुड थिंग कि बल्क मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, सारी चीजें +1 की। के अपना वही 2 पाई बाय लैम्डा, एस नॉट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। तो इस जगह पे प्रेशर कंप्रेशन के ठीक मिडिल में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। इस जगह पे फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा? PATM, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो प्रेशर का वेरिएशन 0, मतलब उस जगह पे प्रेशर नॉर्मल। ई पॉइंट पर, ई पॉइंट रेरिफाइड, ई पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम कितना होगा? -P0। यहां पहुंच के फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा? PAT। तो इस पूरी कंप्रेसिव जोन में प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बढ़ा हुआ है। यहां पे PATM है, फिर मतलब PATM की वैल्यू मैंने 100 ली थी, मान लो P0 की वैल्यू मान लो 5 है, तो यहां प्रेशर है 100, फिर 101, 102, 103, 104, 105, फिर 104, 103, 102, 101, फिर 100, फिर यहाँ पे 99, 98, 97, 96, 95, फिर 96, 97, 98, 99, फिर 100। समझ आई बात? कंप्रेशन वाली जगह पे प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ऊपर, रेरिफाइड वाली जगह पे प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम। किस जगह पे प्रेशर सबसे कम होगा? रेरिफाइड जोन के मिडिल। किस जगह पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? कंप्रेशन के मिडिल में। कंप्रेशन के मिडिल में PATM प्लस P0, रेरिफाइड जोन के मिडिल में PATM माइनस P0। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसी तो प्रेशर की इक्वेशन ऐसी। दो बातें, P0 और S0 में रिलेशन याद रखना, और π/2 का फेज डिफरेंस, एक साइन तो दूसरा कॉस। ये प्रॉपर डेरिवेशन है, आप HCV बुक से देखो। जशन तुम देख के आओगे, कल मुझे बताओगे, ये डेरिवेशन तुम समझाओगे कल, ठीक है? नोट करो इसको अच्छे से, और ये भूलना नहीं बस। मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जैसे पता नहीं तुम दिन रात पढ़ लोगे तो मेरा करियर सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। प्रभ मेहर, पढ़ो बैठ के अच्छे से, क्लास खत्म होते ही फिर वो निकाल के शुरू हो जाओगे, और कुछ नहीं, कुछ सीखा भी कि नहीं है, कुछ नहीं, टाइम पास। कहाँ है? वो होल से अंदर चला गया? हाँ वो देखो, ठीक है, इसको बंद करते हैं होल को। करो करो, सॉल्व करो, उसको बंद कर दिया, पता चला कूदे मेरे ऊपर। DVR क्या? बोलो बोलो। उसके अंदर चूहा है? अंदर थोड़ा ना, वो कह रहे हो दीवार से ऊपर गया है, ऊपर गया है ना। चलो चलो नोट, उसको बंद कर देते हैं ना, फिर वो ऊपर टहलता रहेगा। आरजू कितने साइज का था? छोटा सा? नोट करो बेटे प्लीज। डाउट्स हैं टेस्ट के? बताओ डाउट्स बताओ। कल तक ये रिवाइज होना चाहिए, और मॉड्यूल में से मैं 10 क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? बताओ शीट के भी और टेस्ट पेपर के भी डाउट। वेव्स और साउंड की जो शीट मिली है वो कल तक खत्म करना। करिए खत्म प्रतुल? नहीं? हाँ तो उसको सॉल्व करना। बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन पास कर अनुष्का? कौन सा? पहला ही? ये देखो इधर, एडवांस वाले पेपर का पहला क्वेश्चन,
दिस लेंथ इज 3L/4। ये एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे सिंपल पेंडुलम की लेंथ L है, ठीक है। हमसे कह रहा है द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट थ्रू आउट द मोशन द मूविंग स्ट्रिंग मेक्स ए स्मॉल एंगल टाइम आफ्टर विच द पेंडुलम रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, और इसका टाइम पीरियड है t। तो ये t कितना दिया है, 2π√L/g। लक्ष्य हो गया था, सही था ये आंसर? नहीं, किसका आंसर आया ये, कैसे? आधा SHM नहीं, 1/4। मतलब ये 3L/4 लेंथ थोड़ा और नीचे कर लो, यहां तक। ये सिंपल पेंडुलम स्विंग होते 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 आएगा यहां तक, यहां से यहां तक जब आएगा ये जब रस्सी ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी इस जगह पर, ये टाइम कितना लेगा, t/4। t इज दिस। इसके बाद अब ये रस्सी बन जाएगी L/4 लेंथ तक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कील लगाई हुई है आपने। सिचुएशन समझ रहे हो? सिचुएशन इज लाइक दिस, कि जैसे यही समझ लो, ठीक है। ऑनलाइन आवाज नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। ये L लेंथ की रस्सी है, यहाँ से हमने डिस्प्लेस किया, ये ऐसे SHM करते 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 यहाँ तक आया, t/4 टाइम लिया, यहाँ पे आपने कील लगाई हुई है। तो अब ये 3L/4 लेंथ की रस्सी रेस्ट पे आ जाएगी। इस पोजीशन तक आते आते यहाँ पे मान लो दीवार है ऐसे, तो अब यहाँ पे ये ऐसे नेल लगी हुई है, कील लगी हुई है, तो इतनी रस्सी रुक जाएगी, ये वाला हिस्सा L/4 लेंथ की रस्सी की तरह ऐसे ऑसिलेट करके फिर वापस आएगा। आर यू गेटिंग इट? इस तरह से कोलिजन नहीं हो रहा है। ये रॉड होती ना, तो ये रॉड ऐसे आती तो यहाँ पे ऐसे टकरा के पूरी पूरी रॉड वापस चली जाती। ये रॉड नहीं है, फ्लेक्सिबल रस्सी है, तो इसका 3L/4 लेंथ रेस्ट पे आ जाएगा, ये L/4 लेंथ आगे SHM करता हुआ जाएगा। तो इस जगह के बाद व्हाट विल हैपन, इस जगह के बाद ये यहां से आगे ये इसके बाद लेंथ हो जाएगी L/4, तो टाइम पीरियड रह जाएगा आधा, आई बिलीव ना, क्योंकि लेंथ को 1/4 करोगे तो यहां से यहां। और एक बात और गौर करना, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ये सेम हाइट तक जाएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन है आगे, ठीक है। ये और क्वेश्चन ऐसा भी है, HC वर्मा बुक में है, इसको मैं काफी कम कर दूं तो हो सकता है ये यहाँ पे आके ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन मार दे ऐसे पूरा, बट यहाँ पे उसने क्वेश्चन में साफ बोला है थ्रू आउट द मोशन एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा कि वो पूरे सर्कल में ही घूम जाए आके, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जिस लेवल से चला था उसी लेवल पे यहाँ पे रुकेगा। ये रस्सी ऐसे मुड़ के चुकी है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, अपने टाइम पीरियड का 1/4, क्योंकि ये मीन पोजीशन है एक्स, और अपना टाइम पीरियड इसका अब कितना है, t/2। तो t/2 का 1/4 कितना लगेगा, t/8। फिर वापसी में फिर t/8, t/4। सो व्हाट इज द टोटल टाइम पीरियड, t/4 का दुगना प्लस t/8 का दुगना। दैट्स ऑल। ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है। एडवांस का क्वेश्चन मैं वो बना के दूंगा फिर, कि इसको थोड़ा कर दूंगा ऊपर और आपसे ये पूछूंगा किस पोजीशन से छोड़ूं कि यहां आके ये पूरे सर्कल में घूम जाए। दैट कैन बी द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन है, ये ऐसे यहां से इसको पूरा यहां से रिलीज किया हमने, रस्सी की लेंथ L है, X डिस्टेंस नीचे यहां पर, ये X डिस्टेंस नीचे यहां पे ये नेल लगाई हुई है, कील लगाई हुई है ऐसे। तो बताओ X और L में रेशियो क्या होना चाहिए ताकि ये जब पूरा 90 डिग्री घूम के ऐसे आएगा यहां, तो ये पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम जाए, ठीक है। उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसीलिए कह रहा हूं रिलैक्स वे में सोचो। अब ये SHM नहीं है, SHM होता है फॉर स्मॉल एंगल्स, ये तो स्मॉल, पहले ही तुमने 90 डिग्री रखा हुआ उसको, तो अब ना कहना यहां से यहां तक का टाइम सेट t/4 ले लो, अब थोड़ा ना SHM है वो, ओके। एनीवेज इसको पहले नोट करो, हर क्वेश्चन बेटा प्लीज मानो मेरी बात, अच्छे से नोट करो, उसका एसेंस समझो। कुछ तुम लोग बहुत हवा में ही काम करते हो। वो पूरा मोशन भी आपको विजुअलाइज होना चाहिए पूरा। और कौन सा क्वेश्चन बताओ, एडवांस पेपर मेरे हाथ में है।
13th और थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालना, और फिर क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशंस हैं तो साइन 2x को 2x कर देना, तो तुम्हें फोर्स प्रोपोर्शनल टू x मिल जाएगा और आगे का काम आसान है। फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो फोर्स को लिखो ma, a प्रोपोर्शनल टू x आएगा और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करोगे, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2 टाइम्स sin 2x, क्योंकि x स्मॉल है तो sin 2x को 2x लिख देना। हमने भी तो यहाँ sin थीटा को थीटा लिख के टाइम पीरियड डिराइव करते हैं सिंपल पेंडुलम का, बस हो जाएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। यहां पे भाई टाइम पीरियड पूछा है, ये एसएचएम नहीं है, ये ऐसे पीरियोडिक मोशन है, तो ये तो यार आसान क्वेश्चन है। तू पता अगर इंक्लाइन प्लेन में उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, है ना, नीचे आने का टाइम बड़े प्यार से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, जी साइन थीटा, और उधर किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, जी साइन 53। तो बस पता करो ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना है, फिर डबल कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। इट इज नॉट एसएचएम, इट इज पीरियोडिक मोशन। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई, ये थोड़ा ना एसएचएम है, बट हाँ पीरियोडिक मोशन है। 13th क्वेश्चन, ये तो लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था। तू बस निकाल कितना टाइम लगा नीचे आने में, कैसे निकालोगे, ये इंक्लाइन दे रखा है, ये इंक्लाइन दे रखा है, यहां से ब्लॉक चला, ये हाइट दे रखी है बेटे 180 मीटर, दिस इज 180, यहां से चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन आएगा g साइन 37, ये डिस्टेंस निकाल ले, एंगल तो पता ही है तेरे को, साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, देन दिस s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, एंड देन वी नो, और यहाँ पे कह रहा है टक्कर नहीं हो रही है, ये स्मूथ कर्व दिया है ताकि ये बिना एनर्जी लॉस के ऊपर चढ़ जाए, है ना, सेम हाइट तक राइज करेगा ये, बिकॉज एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। अब इस जगह पे रिटार्डेशन होगा g साइन 53, तो लगा अपना दिमाग, बहुत आसान है। ये तो सिंपली इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथ इंक्लाइन, वो भी फ्रिक्शन भी नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना है आपने। आराम से सोचो बेटे, एडवांस पेपर इतने वो नहीं होते, अभी तुम लोग के अगले साल तक तुम लोग का लेवल भी इंप्रूव कर गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन देखे और ये सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी है भाई, करियर तुम्हारा है, तुम उसको सोचो। और फिर मैं कह रहा हूं प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं है, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स्ड माइंड एंड फोकस्ड माइंड। प्रॉब्लम वहीं पर है, मेरी बात समझ लो, फोकस्ड माइंड नहीं है, पढ़ने बैठते हो फोकस है ही नहीं है काम पे। 36 तुम लोग को लगता है फोकस तो कर रहा हूं, मोबाइल घंटी बजे नहीं, बस मोबाइल दूर कर दो 2 घंटे के लिए अपने से, बट कहाँ उसके बिना चैन नहीं, बनोगे फिर उसके गुलाम, और क्या है। फिर बी प्रिपेयर्ड कि हम एक ऐसे कॉलेज में जाएंगे, अब जैसे थापर है, चित्कार, भरे पड़े हैं कंप्यूटर साइंस में, एक मेरे ख्याल 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, उन पे कोई नॉर्म्स ऐसे फिक्स है नहीं, पढ़ रहे हैं, तुम भी भीड़ का एक हिस्सा बनोगे फिर। तो ट्राई टू वर्क सो दैट एक डिसेंट कॉलेज जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आपके एंड से फोकस्ड काम चाहिए बस। वो नहीं करोगे, भूलो, अभी तो सब भूलोगे धीरे धीरे। और ये याद रखना प्रेशर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सबके लिए है, तुम अकेले नहीं हो, तो इसलिए प्रेशर लेके कभी पढ़ो ही नहीं। मैं बार बार, क्योंकि इस चीज की अहमियत मैं समझता हूं अच्छे से, आपको फोकस होके काम कर, इन क्वेश्चंस को दोबारा करो, क्लास में जितना काम कराया है कम से कम उसे ही रिटेन करके रख लो अभी +1 में, वो भी बहुत बड़ी बात है। और बताओ कौन सा, 14th क्वेश्चन, पहले नॉर्मल देखते हैं, फिर इसको आप ट्राई करना एक बारी बेटा। पहले मैं नॉर्मल डिस्कस करता हूं कि मान लो ये एंगल थीटा ना होता, दोनों तरफ वर्टिकल होती, और बेंट, नीचे वाले बेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूं, इधर देखना लक्ष्य बेटे, ऐसे ये यू शेप की ट्यूब है, लाइक दिस, ऐसे, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, लाइक दिस, सेम हाइट तक दोनों तरफ लिक्विड फिल्ड है, ऐसे, ठीक है, दिस हाइट इज h, फाइन, ये मीन पोजीशन पे अपनी, अगर इस ये नेग्लिजिबल है, मतलब इस पूरे लिक्विड के मास को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू 2h, ये आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, इसका एरिया ए मान ले रहा हूं, तो ये वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या है Ah,
इसका भी वॉल्यूम क्या है AH, तो 2AH रो G, ये पूरे लिक्विड का मास। अब अगर इसको डिस्प्लेस करोगे, ये मेन पोजीशन से x नीचे आएगा तो ये x ऊपर जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x। तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाएगा रो G, h की जगह क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि यहां प्रेशर हो जाएगा रो G h माइनस एक्स, यहां हो जाएगा रो G h प्लस एक्स, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाएगा रो G इंटू 2x इंटू एरिया, ये क्या बन जाएगा नेट रीस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स वी राइट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास को ये लिख दिया हमने, यहाँ एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 रो जी एक्स, 2 रो जी एक्स, एक्स को अलग कर लेते हैं, 2 रो जी ए अपॉन मास इंटू एक्स, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, ये क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर। मास की अगर मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो ये ए इंटू 2h इंटू रो इंटू जी, एरिया भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, रो जी भी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास दिस एक्सेलरेशन, नहीं कुछ मिस कर दिया हमने, ये रो जी 2x इंटू एरिया था, जी नहीं कैंसिल होना चाहिए, ये मास है ना, जी क्यों लगा रहे हो यहाँ पे, मास है ना, वेट में आएगा तो जी बचेगा, तो ये आ जाएगा g बाय एच इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा g बाय एच, तो टाइम पीरियड बचेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाय जी, ये आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे सिंपल पेंडुलम। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ये यू शेप ट्यूब ऐसी है लाइक दिस, यहां पे लिक्विड h हाइट तक, यहां h ऐसे, अब ये जो मास है ये आएगा a टाइम्स 2h प्लस एल भी आएगा, तो फिर ये h बाई जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास में 2h प्लस एल भी आएगा, बट आएगा एसएचएम ही, ये लिक्विड एसएचएम करेगा प्रोवाइडेड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे आप, ठीक है। तो अब वहां पे थीटा टिल्ट है, तो मैं चाहूंगा एक बार उस पर दिमाग लगाओ, क्योंकि पहले तो इतना ही नहीं सोचा होगा आपने। अगर वो थीटा टिल्ट है तो उससे कहां फर्क पड़ेगा, ठीक है, आप सोचना। आप इतना बताओ मुझे लावण्या, अगर मैं इस 14th क्वेश्चन में एक साइड लिक्विड को x नीचे पुश करूंगा तो दूसरी साइड वो ऊपर कितना जाएगा, x या x cos थीटा या x बाय cos थीटा। x, देख बेटे, तू जब आंसर दे रही है लावण्या तो तेरे दिमाग में वो पिक्चर नहीं है, और यही प्रॉब्लम है, तू मुझे आंसर नहीं दे, तू पहले सोच, तूने तुरंत x बाय cos थीटा है, तुरंत सर x क्यों भाई, इट विल बी x ओनली, यार वॉल्यूम कंजर्वेशन, अगर लिक्विड इधर से x नीचे गया तो उधर x ऊपर जाएगा, हाँ वर्टिकल हाइट उसकी x cos थीटा आएगी, बट ट्यूब के अंदर तो x ही ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन। बेटा एक साइड से जितना लिक्विड नीचे रहेगा दूसरी साइड लिक्विड ट्यूब में उतना ही तो ऊपर जाएगा x, हाँ हाइट उसकी x cos थीटा शायद बने, ठीक है। आप सोचना है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपना दिमाग चलाना पूरा इस पे, कल फिर मुझे बताना। और कौन सा, और कौन सा 18th, अरे बोलो भाई, करे ही नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम इज दैट टेस्ट टाइम में जितना कर दिया उसके बाद काव्या नहीं देखे ना, यही तो प्रॉब्लम है बेटे, टेस्ट के टाइम के बाद दोबारा भी तो सोचो कि क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। एटीन्थ क्वेश्चन देखो एक बारी, 3 identical rods हैं, each of mass m and length L are connected to form a triangle. System is displaced slightly in its plane and released. तो ये तो फिजिकल पेंडुलम है, ये तो ऐसे ट्रायंगल है, 3 रॉड को जोड़ के बनाया है, कह रहा है अब ये दो तरह से एसएचएम करा सकता था मैं इसे, मैं ये तीनों रॉड जोड़ के ऐसे ट्रायंगल बनाया है, इसको एसएचएम में अपने प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे भी एसएचएम करा सकता था, बट कह रहा है इट इज डिस्प्लेस्ड इन इट्स ओन प्लेन, तो ये ऐसे एसएचएम करेगा। समझ आ रही है बात, मतलब मैं नीचे वाली रॉड आप इमेजिन कर लो, इस बार एक्सिस ये मेरी फिंगर है ऐसे, तो ये एसएचएम ऐसे ऐसे होगा। एक शीट में क्वेश्चन था, वहां पे सिर्फ 2 रॉड थी, यहाँ पे मैंने तीसरी लगा दी है, बस इतना ही तो फर्क है, वहां 2 रॉड थी, यहाँ 3 है। टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgd, तो इस एक्सिस के अबाउट तुम आई निकालना। आरजू बता बेटे आई कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जरा।
कौन बताएगा? अनुष्का तू बता बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। इस रॉड का ml²/3, इस रॉड का ml²/3, इसका भव्या क्या ml²/3 क्या बोला? लेट मी रेक्टिफाई दैट, क्या गलत। ml²/3 sin स्क्वायर थीटा तब होता है जब रॉड एक्सिस से थीटा एंगल पर, ये एक्सिस है, रॉड ऐसे है, रॉड ऐसे घूम रही है, यहाँ पे बेटे रॉड ये है, एक्सिस ये है, दे आर परपेंडिकुलर। ये रॉड ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, रॉड हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ml²/3 sin स्क्वायर 90 आएगा यहाँ, यानी ml²/3। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mh², पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका क्या है? ml²/12, और इस एक्सिस, यार ये एक रॉड है, मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो लगाओ ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ml²/12 प्लस mh², आई आ गया। टाइम पीरियड कितना? 2π√I/mg डी कितना? तीनों रॉड्स का सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे ही होगा, तो ये डी डिस्टेंस निकाल लो आप, ये तो कर ही लोगे। क्या था? तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ये तो आसान था बहुत। 2π, किसका किसका सही हुआ? एक ऐसे किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था ऐसे, पक्का ये? अरे कॉन्फिडेंस रख बेटे अपने ऊपर, हाँ बोल, हाँ सर कर लिया था गौरांश, ऐसे ही देखिए, ऐसे बोलना बेटा, घबराते क्यों? ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए, उसको नहीं खोने देना है कभी भी। इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, फिर अपना विश्वास खो के आप अपने आप को ही डाउन करते हो, नेवर। और बताओ कौन सा? किसने पूछा? 5015 15th क्वेश्चन देखो। A horizontal board is made to perform SHM horizontally, moving to and fro through a distance of 20 centimeter, moving to and fro through a distance 20, मतलब amplitude 10 हो गया, कह रहा है ना, to and fro moving through a distance of 20 and making 15 oscillations per minute. Find the least value of the friction in order that a heavy body placed on the body may not slip. तो आसान है, क्लास में कराया था, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा था, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, बोर्ड को हम वैसे ही एसएचएम करा रहे हैं। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो फिर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा ω²A, तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा। ये बोर्ड है ऐसे ऐसे, ये बोर्ड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इस वक्त क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इस ब्लॉक को एसएचएम कौन कराएगा? फ्रिक्शन। तो इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? 0। जब ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा इधर, ये ब्लॉक यहाँ पे, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना आएगा? दिस इज 20 सेंटीमीटर था, तो ये 0.1 मीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं ना, मूविंग टू एंड फ्रो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20, तो अब ये थोड़ा डाउटफुल है, 20 एम्पलीट्यूड होगा या 10 होगा, 10 लेके देखते हैं। इस वक्त इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ क्या होगा? मैक्सिमम कितना होगा? ω²A। मैंने माइनस साइन हटाया क्योंकि डायरेक्शन दिखा दिया, ये मीन पोजीशन से राइट है और एक्सेलरेशन लेफ्ट है। ब्लॉक को एसएचएम कौन करा रहा होगा? प्लैंक से आने वाला फ्रिक्शन। तो इस वक्त ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा mω²A। इसको जस्ट इसकी लिमिटिंग वैल्यू से इक्वेट कर दो, μmg। सो मास कैंसिल हो गया, सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ω²A/g। ओमेगा कितना होगा? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन in order that the heavy body placed on the board may not slip. So ओमेगा आ जाएगा 2πn, so 4π², n कितना देख रहा है? 15 oscillations in 1 minute, 60 सेकंड में 15, तो 1 सेकंड में 1/4, 1/4 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा ω² आ गया, इंटू ए कितना है? 0.1, जी की वैल्यू 10 ले लो, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर क्या दिया है चेक करो जरा। हाँ ये आ रहा है, मतलब आंसर ऐसे ही दिया हुआ है कुछ, या इसको सॉल्व π², तो फिर इसका मार्क कैसे किया आपने?
नहीं, पाई स्क्वायर बाय कितना बेटे बोल रही तू? 40g ऐसे। हाँ यही करना था एक्चुअली, ऐसे क्वेश्चन में ना पाई स्क्वायर को रफली ये 0.25 बन जाएगा आंसर। ठीक है, 0.25 मुझे याद आ रहा है, ये आंसर दिया है 0.025। पाई स्क्वायर को आप रफली 10 ले लो, आता भी है 3.14 का स्क्वायर करो रफली 10 आता है। ठीक है, चलो ठीक है बेटे, आप ये प्रैक्टिस करो ये सब की, कल तक वो जो शीट है वो और वेव्स एंड साउंड का रिवीजन कल मैं पूछूंगा, फॉर्मूले वगैरह सब पता होने चाहिए। ठीक है, ये पेपर पास करो पीछे जशन को, तुम्हारा आई थिंक उधर से लिया था मैंने। हाँ हाँ, जो शीट कल मिली होगी ना वो करनी है। ये पेपर जशन तुम्हारा बेटे, ये पास कर दे पीछे बेटे। ओके बेटे। Re- हाँ क्या?